नमस्कार दोस्तों, सार्थक पैरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 29/3/2023 थी और सभी ने लगभग इसके एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दी होगी ताकि सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, टॉप करें, सिलेक्शन हो और जॉब लगे। कौन नहीं चाहता, सभी कोई चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड व्यापम के नोटिफिकेशन में जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस के द्वारा, तो उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, जिसकी तैयारी मैं आपको उस अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसके सीक्वेंस वाइज कराऊंगा और आपको रोज़ नए नए टॉपिक्स दूंगा और उसके एमसीक्यूज भी दूंगा ताकि आपकी तैयारियां अच्छी हो सके और आप एग्ज़ाम अच्छा दे सकें, पास हो सकें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए टॉपिक्स मिलते रहें और आपकी तैयारियां होती रहें। तो चलिए आइए, जो टॉपिक है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर पहला टॉपिक है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो आइए अपन शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। दोस्तों, ये रहा सिलेबस जिसकी तैयारी हम इसके द्वारा करेंगे और आगे भी एमसीक्यूज देंगे आपको। जो हमारा पहला टॉपिक है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अंदर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक कॉपी बनाई है जिसमें पहले तो मैंने अपना नाम लिखा है, संतोष वर्मा, BMLT। एक गणेश जी की भी फोटो बनाई है क्योंकि अच्छी शुरुआत करने से पहले श्री गणेशाय नमः हो ही जाए ताकि अपनी शुरुआत अच्छी रहे और आगे अपना पढ़ाई में भी मन लगे। इसके लिए अपन शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ये किसके अंदर आता है? अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेल्स होता क्या है? सेल्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स हमारी लाइफ का एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। सेल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सबसे स्मॉल होता है, मतलब सबसे छोटा होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि अपन इससे अलग नहीं हो सकते। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मोड अप ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल्स दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर सेल क्या होता है? मोड अप टू सिंगल सेल। ये एक सिंगल सेल होता है, जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ईस्ट। मल्टीसेल्यूलर मतलब मोड ऑफ मेनी सेल्स, मतलब कई प्रकार के सेल, एग्जाम्पल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ सेल्स। साइज के हिसाब से सेल्स दो प्रकार के होते हैं, लार्जेस्ट सेल्स एंड स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, यह ओवम सेल होता है, मतलब राउंड शेप का होता है, गोलाकार आकार का दिखाई देगा आपको। इसका साइज 120 माइक्रोमीटर होगा। दूसरा सेल है स्मॉलेस्ट सेल। ये छोटा होता है मगर ये स्पर्म सेल भी कहते हैं, जैसे स्प्रिंग्स जैसा। यह 5 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल्स मिलके जाइगोट सेल बनाते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तब जाइगोट सेल बनेगा। अच्छा, अब बात करें वैज्ञानिकों की। सबसे पहले सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में पेड़ की छाल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह सेल दिखाई दिया, मगर उन्होंने इस सेल को डेड सेल का नाम दिया क्योंकि उसमें कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं थी। फिर 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक जी आए। उन्होंने सेल को लिविंग सेल बताया। रॉबर्ट हुक जी ने तो बोल दिया ये डेड सेल है, मगर
ल्यूवेनहॉक जी ने इसको लिविंग सेल बताया। उन्होंने एक हायर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तालाब के पानी को देखा तो उन्हें पता चला कि ये सेल तो मूव हो रहे हैं, मतलब इधर उधर चल रहे हैं। तो उन्होंने सेल को लिविंग सेल का नाम दिया और सेल को एनिमैल्यूक्यूल्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया? सेल्स एनिमल मॉलिक्यूल्स का नाम दिया गया। ठीक, फिर तीसरे वैज्ञानिक आ गए, मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन जी ने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। भाई, पहले रॉबर्ट हुक जी आए 1665 ईस्वी में। उन्होंने पेड़ की छाल में देखा तो उन्हें डेड सेल बताया। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक जी आए, उन्होंने हायर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तालाब के पानी को देखा तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो लिविंग सेल है, चल भी रहा है। सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल के 8 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला न्यूक्लियोलस, इसके अंदर 2 होता है। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा लाइसोसोम। चौथा सिक्रेटरी वेसल्स। पांचवा गोल्गी एपरेटस। छठवा माइक्रोट्यूब्यूल्स। सातवां न्यूक्लियस। आइए पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और साथ में राइबोसोम को प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, व्यापम में पूछ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले तो आप हमने सभी ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है। सेल्स को एनर्जी देने का काम करती है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। 10th या 12th में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, तो अपने को सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। तीसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि जो भी डेड सेल्स होती है उसे डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम करती है, इसलिए हम लाइसोसोम को सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये भी याद कर सकते हो आप, ये भी आईएमपी है कि सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। चौथा आते हैं सिक्रेटरी वेसल्स। ये सिक्रेटरी वेसल्स सेल के अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम को ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम करती है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। सेल्स के कई सारे एमसीक्यूज हैं, 140 एमसीक्यूज हैं। कल मैं जिसको आपको सॉल्व कराना बताऊंगा और उसके सही आंसर के बारे में ही बताऊंगा, ताकि आपको पता लग सके कि सेल्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसा उसका आंसर होता है, हमको किस में टिक लगाना है ताकि हमें नंबर मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।